साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था देवशील मेमोरियल। देवशील मेमोरियल सिर्फ एक नाम नहीं, एक संस्था ही नहीं, बल्कि एक संकल्प है उस माता पिता के प्रति जो अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग कर देते हैं। अब ये वक्त हमारा है कि हम अपने माता पिता के त्याग को याद करें और अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए उनके सपनों को पूरा करें। देवशील मेमोरियल की स्थापना साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में एक नई सोच के साथ की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य वैसी काबिलियत को मंच प्रदान करना है जो काबिल तो होते हैं, मगर उनके पास खुद को साबित करने का कोई जरिया नहीं होता। हम वो जरिया बनना चाहते हैं। अगर आप भी मेरी ही जैसी सोच रखते हैं तो आइए हमारे साथ जुड़िए और इस कारवां में एक कदम आपका भी हो अपने माता पिता के किसी सपने को पूरा करने के संकल्प के साथ। मैं हूँ केवल बिंब मात्र, विस्तृत संसार तुम्हारा है, और जिससे अंत से स्वयं सुगंधित वो अभिसार तुम्हारा है। हर पूजा का प्रथम पुष्प है तुम्हें समर्पित है शिव जी। मेरी इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। मेरी इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। आइए और हमारे कोरे भावों में समा जाइए, हमारी कलम की नोक पर रहिए, हमारी जीवा पर बसिए कि हम जो भी कहें, हम जो भी लिखें, वो देश हित में हो, वो लोक हित में हो, वो समाज हित में हो। ऐसा ही एक खूबसूरत सा कार्य कर रहा है देवशील मेमोरियल पेज, जिसके संस्थापिका रश्मि अभया। अभी अभी आपने अपना वार्षिक उत्सव किया था, उसके बाद आप थोड़ी सी बीमार हो गई, जिसकी वजह से हमारा हर सोमवार को होने वाला ये प्रोग्राम थोड़े दिन के लिए टला। फिर से हम आपके बीच में हैं आज एक शख्सियत के साथ, बहुत खूबसूरत सी शख्सियत। हमेशा मैं आपको बोलती हूँ कि हम सोमवार को जिस एक शख्स को लेकर आपके बीच में आते हैं, जिनसे हम बातचीत करते हैं, वो अपने आप में एक मील पत्थर होते हैं, अपने आप में एक शख्सियत होते हैं। उनका एक नाम है जिनके नाम से ही उनकी पहचान की जा सकती है। आपका नाम है अशोक कुमार शर्मा। आपका जन्म स्थान वैसे तो दबथला है, जिला अलीगढ़ में, और आपके पिताजी श्री जगदीश प्रसाद शर्मा जी थी हैं, और आपकी माताजी श्रीमती रामवती शर्मा जी, आपकी पत्नी श्रीमती भारती शर्मा, और आपका एक पुत्र अमन शर्मा और पुत्री देवांशी शर्मा है। दीपक पांडे जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बीएससी, एमए अर्थशास्त्र और हिंदी में किया है आपने। बीएससी के बाद एमए अर्थशास्त्र और हिंदी और बीएड भी। कुछ कुछ ये सब मुझसे भी मिलता है, मैंने भी बीएससी किया है और एमए अर्थशास्त्र में भी किया है और हिंदी में भी किया है, बट इसके से अलग एक और एमए किया है मैंने मैथमेटिक्स में भी, बस वो थोड़ा सा अलग है। बाकी एमए और बीएड हमारी एक जैसी है और बहुत अच्छा लगा आपके बारे में ये सब जानकर। बहुत सी विधाओं में आप लिखते हैं, मुख्यतः आप गजल कहते हैं, बाकी दोहा, गीत, हास्य व्यंग, साथ ही लघु कथा, कहानी, व्यंग, लेख, समीक्षा, भूमिका, साक्षात्कार, नाटक इत्यादि, ना जाने क्या क्या। तो ये सब कुछ अगर मैं आपको अभी बता दूंगी तो ये पर्दे हमारे बीच में से उठ जाएंगे। तो इस पर्दे को हम एक एक करके उठाएंगे। इसके साथ ही मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय हमारे बीच में जो उपस्थित हैं अशोक कुमार शर्मा जी। देवशील पेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार जी, मैं सोनिया। नमस्कार सोनिया जी। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, और आप बताइए। बहुत अच्छा आपने शुरुआत की है। हमेशा आप तो अच्छा बोलती हैं और अच्छा संचालन करती हैं, उसके लिए बधाई है, धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आपका स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया। जब आप जैसी शख्सियत हों और उनको हम जब पढ़ लेते हैं और फिर संगति का असर होने लगता है धीरे धीरे से, और ये खूबसूरत सा असर हम पर होता रहे, मुझ पर होता रहे, ऐसी मैं उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और आपके लिए यही कह सकती हूँ कि जब प्यासे के आ गई अधरों पर मुस्कान, पानी पानी हो गया सारा रेगिस्तान। जी। तो इस तरह की शख्सियत हैं आप, इस तरह के इंसान हैं आप। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है इस मंच पर। तो सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं अशोक कुमार जी, कि आप अशोक कुमार शर्मा से अशोक अंजुम कैसे हुए?
ये अंजुम जो आपने आ, अपने साथ लगाया है या किसी ने आपको दिया, कैसे इसकी शुरुआत? आ, देखिए, मेरा जो लेखन है और कवि सम्मेलनीय यात्रा है, और अभी भी मुझे लोग व्यंग कविता के लिए मंचों पे बुलाते रहे हैं, हास्य व्यंग कविता जी के लिए। जी जी जी। लेकिन जो मन मेरा रमा है ना, वो विशेष रूप से गजल, दोहा, गीत, इनके प्रति ज्यादा आकर्षण रहा है। और प्रारंभ में एक कार्यक्रम में हमारे आदरणीय रविंद्र भंवर जी ने कहा कि तुम गजलें अच्छी कहते हो, है ना। हम्म तो हम्म हम्म हम्म, अंजुम उन्होंने नाम दिया कि अंजुम रखो, अशोक अंजुम अच्छा लगेगा तुम्हारे साथ। ठीक है। तो मैंने कहा हाँ। तो वहां से ये शुरुआत हुई, और ये करीब 2.5-3 दशक की बात हो गई। हम्म। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मुझे भी ये नाम पढ़कर लगा। चलिए, बहुत अच्छा नाम आपको, उपनाम जो मिला वो बहुत खूबसूरत है। और मुझे लगता है कि ये आपके लिए अच्छा रहा, जब इतने दशकों से जी आपके साथ ये चल रहा है। तो चलिए, हम स्वागत कर लेते हैं बहुत से लोग जो इस समय ठंड की इस रात में हमारे साथ हम्म। जुड़े हैं। मैंने उन्हें बोला था कि अपनी कंबल, रजाई और एक कॉफी का कप लेके आप बैठेंगे। तो अरे आप वाह। सभी का हम स्वागत करते हैं। शर्मा आरके जी, आपका बहुत-बहुत हम भी नमस्कार करते हैं आपको। डॉक्टर दमयंती शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आपको नमस्कार कर रही हैं। और अरे वाह, मुझे भी नमस्कार। नमस्कार कर रही हैं, आपको भी सप्रेम बहुत-बहुत नमस्कार डॉक्टर दमयंती शर्मा जी। देवशील मेमोरियल नमस्कार। जी तो हमारे साथ जुड़े ही हैं। दीपक पांडे जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जी, डॉक्टर दमयंती शर्मा जी हँस रही हैं, लगता है आपके हाथ में कॉफ़ी या चाय है, तो हम बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए आगे बढ़ते हैं कि आपने बीएससी किया और उसके बाद जी आपने लाइन चेंज की, सब्जेक्ट चेंज जी किए, जी एमए आपने जी। इकोनॉमिक्स में किया और हिंदी में किया। नमस्कार। ये किस तरह से आपके ज़हन में आया, ये क्यों किया? दरअसल सोनिया किस जी, तरह से? रहा ये है जी। कि मैं कासिमपुर पावर हाउस एक बहुत बड़ा मतलब पावर स्टेशन है, तो हुँ, वहां से हुँ। जुड़ा रहा, और वहाँ ज्यादातर इंजीनियर्स और कुछ इस तरह के लोग रहे। तो हुँ, एक हुँ। साइंस के, विज्ञान के प्रति मेरा तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन घर परिवार सबका ये था कि विज्ञान साइंस से बीएससी, हुँ, है ना। हुँ, तो हुँ। हो गई बस, है ना। लेकिन मन जो था वो कहीं ना कहीं साहित्य के प्रति एक जुड़ाव होने के कारण वहीं आकर्षित रहा, और फिर आखिरकार एमए इकोनॉमिक्स करने के बाद मन किया कि चलिए अब हिंदी, अब अपना मन का कुछ कर लें। तो एमए हुँ, हिंदी हुँ, से हुँ, किया, हुँ, और हुँ। वहां जाकर के थोड़ा सुकून मिला। मेरे पीएचडी भी मेरी छूट गई अधूरी। 90 दशक के व्यंग साहित्य पर मेरा शोध कार्य शुरू हुआ था, लेकिन कुछ पारिवारिक परिस्थितियां रही, कुछ इस तरह के कारण रहे कि वो अधूरा छूट गया काम। लेकिन अभी 2-3 लोग मेरे ऊपर पीएचडी कर रहे हैं, आपको बता दूं, मेरी चलिए, गजलों जी, पे, दो पे। जी बहुत-बहुत, बहुत-बहुत बधाई, ये बहुत बड़ी बात है जी सर। जी जी इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई हम देते हैं। आरएन सिंह जी, मंचा सिंह श्रेष्ठ कवि द्वय का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन कर रहे हैं। आप सभी जी लोग भी कवि हृदय हैं, हम सभी भी आपका स्वागत करते हैं। हाँ, ड जी डॉक्टर दमयंती शर्मा, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि आप इसलिए हँस रही हैं कि मुंबई में पंखे और एसी के बीच में आप हमें बैठकर सुन रहे हैं, तो ये हम समझ पा रहे हैं। हेमा पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं और व्यंग के एक सशक्त हस्ताक्षर तिलकेंद्र अरोड़ा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। जी जी। हम आप अरे सभी वाह। का स्वागत और अभिनंदन करते हुए जी जी जी। आगे सबका बढ़ते हैं। स्वागत। शर्मा आरके जी आपको सादर प्रणाम कर रहे हैं, हम भी जी जी आपको जी जी। प्रणाम करते हैं, शर्मा आरके जी। तो अंजुम जी, आपके घर से आपको बचपन से ही ऐसा माहौल मिला, स्कूल समय से आप कैसे विद्यार्थी रहे? स्कूल समय में आप एक मैं शरारती बहुत अच्छा विद्यार्थी थे? विद्यार्थी। नहीं नहीं, शरारती तो मैं उस टाइप से नहीं रहा, हुँ, हुँ। खतरनाक टाइप का शरारती जैसे कहते हैं। लेकिन हाँ, कुछ नया करने का हमेशा मैं रहा, और प्रतिनिधित्व करना, जैसे अगर खेल रहे हैं तो उसमें भी मुझे लीडरशिप। कैप्टन ही हुँ। बनना है, हाँ हाँ, जी, जी, या जी, जी, जी। लीडरशिप का, है ना। और हुँ, मेरे प्रिय खेलों में कबड्डी और क्रिकेट और फुटबॉल और ये सब रहे हैं, जब स्टडी टाइम में। बहुत और अच्छे, हाँ। कंचा कंचा और गुल्ली डंडा भी खूब खेला है। वेरी गुड। और ये सारी चीजों में कुछ न कुछ बेहतरी करने का प्रयास रहा, कुछ आगे, मतलब ये था बचपन से ही कि किसी भी क्षेत्र में कुछ भी करूं, लेकिन चार लोग मुझे जाने, मेरी हुँ, मेरी एक हुँ, अलग पहचान हो।
और हम्म। ईश्वर की कृपा से, माँ सरस्वती की कृपा से आज यहाँ जहाँ साहित्य की बात है तो लोग नाम ले लेते हैं, याद कर लेते हैं। बहुत जी अच्छी बात। तो ये बचपन से ही जो आपके अंदर एक जुनून था कुछ कर गुजरने का, और वो लगातार जी कायम रहा और उस पर आप काम करते रहे और उसको आपने जी। हासिल भी किया। ऐसा ही आपका फिर कॉलेज समय में भी ऐसा ही रहा होगा, तो कॉलेज में आप मंचों पे भी रहे होंगे या यूथ फेस्टिवल हाँ, टाइप या ऐसे कुछ भी लिखने पढ़ने का काम? नहीं नहीं, कॉलेज टाइम में मैं बहुत ज्यादा, मेरा मंचों पे थोड़ा सा लेट ही शुरू हुआ। मैं समझता हूँ कि कॉलेज में जब मैं कर रहा था एमए, बीएससी से शुरू हो गया। 86 में मैंने पहला मंच किया और उस समय मैं बीएससी कर रहा था। तो उसके हम्म। बाद कॉलेज की गतिविधियों से बहुत ज्यादा नहीं जुड़ा रहा मैं, बाहर कवि सम्मेलनों में आना जाना रहा। कॉलेज में थोड़ा हम्म। सा कम रहा। हाँ, कम रहा। नहीं, कॉलेज अच्छे समय से ही आप कार्यक्रम के, लिखने लगे थे? हाँ मैं लिख तो स्टूडेंट्स लाइफ से, मतलब बल्कि मैं और एक हमारे एक दोस्त थे, हम दोनों ने मिलके 8वीं क्लास में एक अधकचरा सा विचित्र सा उपन्यास लिख मारा था। अरे वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। जी। तो लिखने का एक वो जो शौक है वो इस प्रारंभ से था, बचपन से था। आराम से था। बहुत जी अच्छी बात है। और आपके घर में फैमिली में भी कोई था इस लेखन की नहीं नहीं प्रक्रिया नहीं से जुड़ा नहीं नहीं हुआ, नहीं। साहित्य से? मेरे परिवार में पिताजी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और उसके मास्टर हैं, और वो साहित्य से उनका कोई लेना देना विशेष रहा नहीं है। न माता जी, हम्म। मतलब परिवार में कोई दूर दूर तक ऐसा नहीं है जिस जो कि इस दिशा में जिसने कुछ किया हो या जिस जरा सा भी आकर्षण जिनका रहा हो। अभी हम्म। पत्नी हमारी जो है वो, उनकी एक किताब भी आ गई लघु कथाओं की, एक थी गुड्डी, अच्छी हम्म। खासी चर्चा में रही वो किताब। और कवि सम्मेलनों में अब उन्होंने जाना वाना, बहुत चुनिंदा कवि सम्मेलनों में, क्योंकि कवि सम्मेलनों का माहौल आप जानती हैं कि जिस तरह का है। जी जी तो जी। उसमें बड़ा सोच समझ के वो कहती हैं कि हाँ ये ठीक है, इसमें जाऊंगी। तो इस तरह की चीजें हैं, और बहुत अच्छा लिख रही हैं, बहुत अच्छे गीत गजल उन्होंने लिखे हैं। और अपना तो जो है सो है ही है, अब चल रहा है, लेकिन तो परिवार में आपकी और। पत्नी हाँ, का पर आपका ही इस फील्ड में थी, उनको पसंद था ये सब करना, नहीं नहीं या नहीं, आपके साथ जुड़ने के बाद? हाँ जुड़ने के बाद हम्म। अभी पिछले, देखिए कहीं ना कहीं वो तो था ही, बीज तो था, लेकिन अंकुरण उसका बीज अभी तो छह था, सात बिल्कुल साल से। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, अंकुरण उसका छह जी। सात साल पहले से हुआ। और मैंने कहा देखो ऐसा है, 4-6, देखिए मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूँ कि तमाम लोग कर रहे हैं, नहीं, 4-6 बिल्कुल ठीक है। रचनाएं मेरी रच लो। मेरी रचनाएं तुम याद करो और तुम चलते हैं। बोले कि नहीं नहीं, हाँ, चलते हैं। ऐसे नहीं करना हुँ। मुझे। हाँ, मैंने भी कोई दिल से नहीं कहा, मैं परखना चाहता था। मैंने कहा हुँ, देखो क्या हुँ, कहती। हुँ, हुँ, हुँ। तो बोला कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी, लिखूंगी और जाऊंगी तो फिर अपनी कविता के, अपनी रचना के साथ। और फिर उन्होंने उस क्षेत्र में कुछ पढ़ना, कुछ सुनना, और उससे धीरे धीरे आज बहुत अच्छी हम लोगों की चर्चा होती है। मेरी कोई नई रचना होती है, उस पे उनके बहुत सटीक टिप्पणियां होती हैं, और कई बार कुछ सुझाव भी होते हैं। हाँ, और उनकी तो सारी रचनाओं में मैं अपना जो भी है अंतिम वो देता ही हूँ कि नहीं भाई अब ठीक है, अब जरा चलो इसे। बहुत-बहुत अच्छी बात है। मैंने बहुत से कपल देखे हैं ऐसे, और एक बार मेरी लक्ष्मी वाजपेयी जी से भी बात हो रही थी उन दोनों को जी जी लेकर, जी। तब ममता वाजपेयी जी ने भी यही बात कही थी। हम्म, ममता किरण के नाम से वो लिखती हैं, जी चाहती जी तो जी वो जी जी वाजपेयी जी लगा सकती थी अपने से। तो उनसे भी हाँ यही बात हुई थी। तो मैंने आज का जैसे आप मंचों का माहौल बता रहे हो, तो बहुत से हाँ, शायर या बहुत से कवि लिख कर देते हैं अपने साथ किसी शायरा को या किसी कवित्री को साथ ले जी जाने के जी जी लिए। जी, वो लिखवा कर पढ़ती बिल्कुल। हैं, और आपके घर में अगर ऐसा होने के बावजूद भी जो लोग ऐसा नहीं हम्म, करते, निश्चित रूप से उनके अंदर कोई अंकुर था, तभी वो कर पाई, नहीं तो बिल्कुल। शायद वो आपके अंकुर को भी दबा सकती थी। अगर उनके अंदर वो अंकुर ना होता, तो उसी नहीं नहीं वक़्त नहीं, तो बिल्कुल। उनका प्रश्न, तो वो आपको भी ये कह के रोक सकती थी कि आप उनको ये अगर ज़्यादा पसंद ना होता। तो बहुत बेबाकी बिल्कुल। से जवाब दिए जा रहे हैं, बहुत खूब शर्मा आर के जी कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात जी आपने कही। ब्रह्मदेव जो सच्चे मन के इंसान होते हैं, जो सच होते हैं, वो सच ही बोलते हैं। ब्रह्मदेव शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत करते जी, हैं। आर.एन. सिंह जी स्वागत भी सभी का, मैं भी मेरे स्वागत साथ करता हूँ। जुड़े हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत। आशीष सिन्हा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत। पूनम मनचंदा जी, आपको भी हम नमस्कार करते हैं। उमंग सरीन जी, हम आपका भी स्वागत करते हैं।
लगातार अभी शुरुआत में भी ही हमारे साथ 12 से 13 लोग जुड़ चुके हैं। हम आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम आवश्यक रूप से, मैंने पहले भी कहा था, मैं सुन चुकी हूँ, आपकी पत्नी से मिल भी चुकी हूँ। हम जी जी जी। उनको निश्चित रूप से ऑनलाइन तो एक बार ज़रूर ही सुनेंगे, फिर देखते हैं कभी ऑफलाइन भी हमें मौका मिलेगा तो हम ऑफलाइन भी सुनेंगे। जी। तो आप सभी विधाओं में लिखते हैं सर, तो सबसे पहले आपको किस विधा ने आकर्षित किया? किस विधा में आपने अपनी पहली कविता या जो भी आपने कहा? अ, मैं समझता हूँ कि मेरी हास्य व्यंग्य कविताएँ और गीत गज़ल पैरेलल ही चले हैं। कोई मतलब जी, मैं जी। ये कहूँ कि हाँ, गीत गज़ल पहले लिखे, ऐसा कुछ नहीं, मतलब साथ-साथ ही जहाँ तक मुझे याद आता है। लेकिन प्रारंभिक जो मेरी रचना, सबसे पहले जो रचना छपी वो व्यंग्य कविता थी, है ना? करीब 86 के आसपास पहली रचना एक इरा इंडिया पत्रिका निकलती थी, तो उसमें जी, जी। प्रकाशित हुई थी और हाँ, और वो एक व्यंग्य कविता थी। अब वो कविता तो ज्यों की त्यों मुझे याद नहीं है, लेकिन हुँ, हुँ, हुँ। उसकी बड़ी तारीफ है, लोगों ने बड़ा प्रशंसा की और मंचों पे भी शुरू में मैं व्यंग्य कविताएँ ही एकदम पढ़ता था। अभी तो क्या है कि अब हरफन बोला वाला अंदर वो है कि जहाँ जैसा भी है, और लोग जी, बड़े मन से सब सुन लेते हैं, सब सुन लेते हैं। गीत भी सुनते हैं, गज़ल भी सुनते हैं, व्यंग्य कविताएँ हाथ से। अभी वो वाह वाह भई वाह में उन्होंने हुँ, बुलाया शैलेश भाई ने, तो हुँ, हुँ। वहाँ हास्य ही सुनाया, वो हास्य व्यंग्य सुनाया। तो जैसा जहाँ जैसा माहौल, अब तो वो बहुत ऊपर अच्छी वाले ने बात है कुछ, ये, हाँ हाँ हास्य व्यंग्य भी कहना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक तो है हास्य व्यंग्य, मतलब व्यंग्य के साथ हास्य, और एक है हास्य जो आजकल के चुटकुले जो हम कभी बचपन में अपने माता-पिता या अपने बड़ों के मुख से सुनते थे, उसी को जी एक थोड़ा-सा उलट-पलट करके मंचों पर पढ़ा जा रहा है। मैंने खुद ही सुने हैं 1-2 मंचों से, जी तो जी जी उस जी समय जी जी। बड़ा अजीब-सा माहौल हो जाता है। हमें तो, बिल्कुल। मुझे तो बहुत अजीब लगता है। तो आप नहीं क्या नहीं, वो कहना बिल्कुल। चाहेंगे इस और बारे आज का में? नहीं नहीं नहीं, आजकल देखिए, मैं जहां तक देखता हूँ, मंच पर हास्य व्यंग्य के नाम पे तो लफ्फाजी केवल रह गई है। जी, अच्छे हास्य जी। व्यंग्य कवि, चाहे वो माणिक वर्मा जी हों, चले गए। सुरेश उपाध्याय जी अब बहुत मंचों पे जाते नहीं हैं, और अभी हुँ, पिछले हुँ। दिनों मधु पांडे जी भी हमें छोड़ गए, है ना? ये सारे, जी। अभी अशोक चक्रधर जी हैं, उनका भी मैं हुँ। देख रहा हूँ कि मंचों पे अब जाना थोड़ा सा उस हिसाब से नहीं है, कम हुआ है। और जो नई पीढ़ी आ रही है, वो सिवाय लफ्फाजी, पैरोडी और इन सब के साथ आ रही है। पैरोडीज़। है ना? हाँ, अच्छी और मौलिक रचनाएँ हास्य में, मैं समझता हूँ कि मैं इतनी सारी, मेरे गज़ल के शायद 11-12 संकलन आ चुके हैं, मैं आपको बताऊँ अभी। हुँ, हुँ, हुँ। अभी तो एक ये बड़ा चर्चा में है, गज़लकार ये बाल स्वरूप राही जी ने इसको संपादित किया है। जी, तो बाल जी, स्वरूप जी। राही तो बहुत बड़ा नाम है और जी, ये जी। संग्रह अभी बड़ा चर्चा में है, इसमें मेरी 101 गज़लें हैं। तो बहुत बधाई इसके लिए गज़ आपको हाँ, सर। हाँ, धन्यवाद। 3 गीत संग्रह हैं, 3-4 दोहा संग्रह, मतलब लेकिन मुझे लगता है कि सबसे कठिन काम सहज, सरल और बिल्कुल मौलिक हास्य व्यंग्य लिखना है। बिल्कुल खास तौर से ठीक है। हास्य। व्यंग्य भी इतना मुश्किल नहीं है, व्यंग्य हो ही जाता है, लेकिन हास्य हुँ, हुँ। और एकदम तमाम जो अश्लीलता है उन सब से बच के और निर्मल हास्य लिखना सबसे कठिन मुझे लगता है। हाँ, फुहड़ता से एक अश्लीलता से बचते हुए एक एक जी, महीन जी, सी जी, एक जी। रेखा है, उसको बचा के रखना बहुत जी। आवश्यक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। पुलकेंद्र अरोड़ा जी कह रहे हैं कि महत्वपूर्ण ये है कि कौन किसका अच्छा श्रोता है। पुलकेंद्र जी, जी। अरोड़ा जी, मुझे लगता है दोनों को एक-दूसरे का अच्छा श्रोता होना पड़ेगा, तभी वो बिल्कुल, एक-दूसरे बिल्कुल। की अच्छा, अच्छा, कुछ श्रीमती जी सुनिश्चित के कर बारे में कह पाएँगे। रहे हो। हाँ जी। वो हम दोनों पुलकेंद्र एक-दूसरे अरोड़ा के जी अच्छे कह रहे हैं, श्रोता दोनों हैं। एक-दूसरे के अच्छे श्रोता हैं। घटिया और फुहड़ हास्य ने कवि सम्मेलनों को बर्बाद किया है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप पुलकेंद्र अरोड़ा जी। और रश्मि अभिया जी, जी भी जी। लगातार हमारे बीच जुड़ी हैं। विनय श्रीवास्तव जी भी एक नए श्रोता के, नए दर्शक के रूप में हमारे बीच में हैं। आपका भी हम बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। तो चलिए हम सुनते हैं आपसे कुछ, आप अगर हमें हास्य व्यंग्य की कोई भी कविता जो आपको याद हो या आपके सामने हो, हम सुनते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हास्य व्यंग्य सुनना चाहती हैं? हास्य व्यंग्य सुनना चाहते अच्छा, हैं। हास्य व्यंग्य की बात हो अच्छा। रही थी तो वही सुनते हैं पहले। अ, ओके। चलिए एक थोड़ी-सी लंबी कविता है ना? हाँ जी, कोई लेकिन बात बड़ी, नहीं। हाँ, मंच की बड़ी चर्चित कविता है, कई बार स्वागत। चैनल से भी रिकॉर्ड हो चुकी है। 1992 अ लव स्टोरी, जी, 1992 एक प्रेम कहानी।
है ना। जी। सुनाते हैं कि हाय वो कॉलेज के क्या दिन थे, खूब कुलांचे भरते थे। हाय वो कॉलेज के क्या दिन थे, खूब कुलांचे भरते थे। कभी लैब में कभी लॉन में इलू इलू करते थे। क्या टीचर बात है। लेक्चर देते रहते, मैं तुमको देखा करता। बना कागजी गेंद सुंदरी पीछे से फेंका करता। हाय कनखियों से निहारती तुम जब मुस्का जाती थी। दिल के रेगिस्तान को जानम स्विट्जरलैंड बनाती थी। क्या बात है। कॉलेज में सबकी जुबान पर अपना चर्चा रहता था। तुमको लैला चपरासी तक मुझको मजनू कहता था। हंसते गाते मौज मनाते बीत रहे थे दिन अपने। जीवन साथ गुजारेंगे हम देखा करते थे सपने। चांद सितारों से मैं तेरी मांग भरवा कहता था। बात अलैदा है तब अक्सर बटुआ खाली रहता था। चांद क्या सितारों बात से मैं तेरी मांग भरूंगा कहता था। बात अलैदा है तब अक्सर बटुआ खाली रहता था। हाय इश्क के चक्कर में कुछ ऐसा धक्कम पेल हुआ। एक कक्षा में लगातार में 3 साल तक फेल हुआ। है। क्या बात लेकिन है। लेकिन नहीं मलाल तनिकता सालों की बर्बादी का। तुमने वादा कर रखा था मुझसे ही शादी का। तभी अचानक ट्विस्ट आ गया अपनी लव स्टोरी में। पहलवान तेरे भैया ने पकड़ा इश्क की चोरी में। कपड़े फटे दांत भी टूटे इसका बहुत मलाल हुआ। तेरा रंग बदलना उस पर जीवन में भूचाल हुआ। क्या बात है। तुमने कहा सुनो भैया ये अक्सर पीछा करता है। तुमने कहा सुनो भैया ये अक्सर पीछा करता है। अक्सर मुझको देख देख कर ठंडी आहें भरता है। और हमेशा कहता मुझसे आती है क्या खंडाला। और हमेशा कहता मुझसे आती है क्या खंडाला। ये ऊपर से लगता भोला लेकिन दिल का है काला। आंख में आंसू भर भर कर जब झूठी कथा सुनाई थी। सच कहना तब तुमको मुझ पर तनिक दया ना आई थी। उस दिन ऐसा हाल हुआ कि रूह कांपती रहती है। इश्क निकम्मा रग रग मेरी कहती है। 1 माह के बाद अचानक खबर मिली थी ये मुझको। कोई दिल्ली का दिल वाला ब्याह ले गया है तुमको। टूटा अच्छा। कहर खबर यह सुनकर जीना बड़ा मुहाल हुआ। देवदास तो बन न सका पर पी पी कर बेहाल हुआ। भर जाते हैं घाव सभी सब सच कहा है कहने वाले ने। फूट गया यूं तड़पाया था बहुत इश्क के छाले ने। और देखिए क्या बात। कविता मूर्ति है। और आज 6 साल बाद तुम मिली गोलगप्पे खाती। और आज अच्छा। 6 साल बाद तुम मिली गोलगप्पे खाती। तुमको देखा तो जोरों से धड़क उठी मेरी छाती। साथ तुम्हारे चिंटू पिंटू खींच रहे थे साड़ी को। और साथ पतिदेव तुम्हारे सहलाते थे दाढ़ी को। चिंटू पिंटू से तुम बोली मामा जी से हेलो करो। अच्छा, ये अच्छा था। चिंटू पिंटू से तुम बोली मामा जी से हेलो करो। मैंने मन में कहा रे अंजुम डू मरो हाय डू मरो। वाहरी किस्मत तुझे कहूं क्या तेरा भी अद्भुत ड्रामा। जिन बच्चों के पापा बनते बना दिया उनका मामा। जिन बच्चों के पापा बनते बना दिया उनका मामा। और साथ ही बोली थी तुम ये है तुम्हारे जीजा जी। उनसे वो जो दाढ़ी वाला है। और साथ ही बोली थी तुम ये है तुम्हारे जीजा जी। पता नहीं था इश्क की अपने ऐसे पलटेगी बाजी। हाय इश्क का अंत इस तरह हमको कितना फील हुआ। बनना था हस्बैंड तुम्हारा भैया में तब्दील हुआ। भैया में क्या बात तब्दील है। हुआ। क्या बात है। क्या और बात है। ये बहुत बहुत मंच की चर्चित कविताओं में नहीं, बाकी भी मतलब शुरू से अंत तक इसमें एक तारतम्य बना रहा और एक आगे आगे क्यूरोसिटी मतलब वो बनी रही, कहीं भी कुछ टूटने नहीं दिया आपने। बहुत खूबसूरत अंजुम जी, वाकई बहुत। सभी को बहुत पसंद आई। राजदादा राज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजदादा राज जी, आपका वाह वाह बहुत बहुत सभी का अभिनंदन है। बहुत बहुत आभार सभी का। सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। शर्मा आरके जी, डॉक्टर दमयंती शर्मा जी, पिलकेंद्र अरोड़ा जी, 32 साल बाद भी ताजी की ताजी है ये कविता, ऐसा वो कह रहे हैं। बहुत जी सही जी कहा आपने। पूनम मनचंदा जी और सभी जितने भी सुनने वाले हैं सभी को ये। तो डॉक्टर दमयंती जी पूछ रहे हैं जीजा पर तो आपने गुस्सा तो नहीं उतार दिया अपना सारा कहीं? अरे मनाव अब जीजा की क्या गलती उसमें। गलती तो जीजा की नहीं है ना। तो हाँ जी, शर्मा आरके जी, बिल्कुल आपने सही कहा है। तो चलिए अंजुम जी, आपकी एक पुस्तक खुल्लम खुल्ला का नाम मैंने पढ़ा है आपकी, तो उसके बारे में आप कुछ हाँ बताइए। इसका नाम मुझे बड़ा, वैसे तो सभी नाम आपके काफी अट्रैक्टिव से हैं, तो हाँ ये भी मैं पूछना चाह रही थी कि किस तरह की पुस्तक है ये खुल्लम खुल्ला, ये नाम आपने कैसे और क्या सोच के दिया इसको? ये मेरी प्रारंभिक हास्यविक कविताओं की किताब है। सबसे पहले
92 में, शायद 91 या 92 के आसपास मेरी हास्यवन कविताओं की किताब निकली साधना पॉकेट बुक से, भानुमति का पिटारा। जी। तो उसके शायद 2-3 साल बाद ये खुल्लम खुल्ला, तो उसमें हास्यवन कविताएं उस समय की एकत्रित की गई हैं। और खुल्लम खुल्ला क्या है कि जो कह रहे हैं खुल के कह रहे हैं, मतलब ये है कि कोई, हाँ यही है खुल्लम खुल्ला। तो उसकी एक रचना थी, बहुत लंबी थी, वो अब मुझे याद नहीं है। तो ये हाँ, मतलब वही, ये शुरू से बिंदास और जो कहना है खुल के कहना है, मुंह पे कहना है, उसी तरह से, जिस तरीके से आपने नाम भी इस पुस्तक का फिर इसी तरह से दिया कि बिना छुपाए और बिना कहे अपनी बात को कहना है। और मुस्काने हैं ऊपर, ये भी आपका एक गजल संग्रह है। ये गजल संग्रह है। जी जी जी। तो आपके गजल के कोई गुरु भी रहे हैं, कोई आपके किसी से आपने बिल्कुल सीखा या अपने आप से आपने? जी। दरअसल क्या है ना, सीधे से कोई गुरु ऐसा मेरा नहीं रहा है। सब कुछ जो कुछ भी सीखा है वो या तो किताबों से पढ़ के, साहित्य निकेतन से आपके प्रकाशन है। यस, अभी पुलकिन जी बिल्कुल सही पहचाना है। अभी गिरिराज जी के निर्देशन में एक गजल संग्रह मेरा आ रहा है, अशोक अंजुम की बेहतरीन गजलें ऐसे करके। तो वो साहित्य निकेतन से ही आ रहा है, डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल जी, इसी महीने आ जाएगा। तो बिल्कुल सही पहचाना आपने। मैं हाँ खुल्लम खुल्ला की बात कर रहा था। नहीं सॉरी, मुस्कान है ऊपर ऊपर। तो मुस्कान है ऊपर ऊपर मेरा हाँ गजल संग्रह रहा है। उस समय उस दौरान की गजलें हैं, और गजल संग्रह और भी मेरे गीत संग्रह, गजल संग्रह, दोहा संग्रह, सब कुछ न कुछ पुरस्कृत इधर होते ही रहे हैं। तो हम उस्ताद की बात कर रहे थे आपके, हाँ उस्ताद, यस यस यस। तो उस्ताद की जहां तक बात है, तो मैंने किताबों से सीखा, सुन सुन के सीखा है, सीधे सीधे, या कहीं कुछ लगा तो जो उस्ताद लोग हैं, भैया जरा सर जी बता दीजिए कि क्या इसमें ये जो मैं प्रयोग कर रहा हूँ ठीक है या कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। तो वहां से कुछ जानकारी हासिल हो, सीधे सीधे कोई उस्ताद नहीं बना। तो आपको शुरू में जब आपने गजलें कहनी शुरू की, तो आपको कुछ विरोधाभास मिला या कहीं से कुछ बातें सुनने को मिली कि आपने ये प्रयोग गलत किया, या ये काफिया रदीफ गलत किया, या ये दोष है इसमें? हाँ, बिल्कुल क्योंकि अक्सर ऐसा देखने सुनने में आता है कि जब नाम से होने लगता है तो जी जी बहुत से उस्ताद अपने आप ही होने लगते हैं बिना कहे। जी बिल्कुल सही 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 कह रहे हैं आप। इस तरह का तो मिला ही है सुनने को, है ना। हाँ, और जैसे मेरी प्रारंभिक किताबों की समीक्षाएं निकली, तो उसमें कुछ एक जो समीक्षक थे, उन्होंने अच्छा खासा उनकी उधेड़बुन की। तो हाँ, मैं बिल्कुल सहज स्वीकारता हूँ, लेकिन अब वो स्थितियां थोड़ी सी नहीं है। और बिल्कुल अब आप एस्टेब्लिश हो गए ना। अभी तो पिछले कई संग्रह से ज्यादा आलोचना ऐसी कहीं सुनने, देखिए जहां तक गड़बड़ी की बात है, तो बड़े बड़े धुरंधर लोग गालिब में भी गलतियां निकालते हैं, और दुष्यंत जो गजल, हिंदी गजल का इतना बड़ा नाम है, वहां भी कमियां हैं, गड़बड़ियां हैं। तो वो तो आदमी के साथ चलता रहता है ना। वो किस रॉ में हम क्या लिख गए एक समय में, और वो बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक अरसे बाद लगता है कि यार ये हमने कमी की थी। हम अगर हम एक अंतराल बाद उस रचना को उठा करके देखें तो नहीं, अगर हम इसकी जगह ये प्रयोग कर लेते तो ज्यादा बेहतर बात हो जाती। ये हमेशा रहा है और सभी के साथ कहीं ना कहीं रहता है। तो सीखने सिखाने का ये सिलसिला तो चलता रहता है तामुरा आखिरी सांस तक। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। अपनी ही बनाई हुई चीजों में, चाहे हम किचन की ही बात करें, चाहे हम मकान घर ही बनाए अपनी तरफ से, हम एक बार अपना बेस्ट उसको देते हैं, लेकिन 2 या 3 या 4 साल बाद जब हम और एक्सपीरियंस हो जाते हैं, तो अपनी ही चीजों में जब हमें खुद ही कमियां मिलने लगती हैं, तो वो बिल्कुल अपने उस्ताद खुद ही होना, वो ज्यादा अच्छी बात है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है। हमें आपसे जवाब में मिली। सोहनलाल शर्मा जी आपका अभिनंदन कर रहे हैं और आपकी बात का समर्थन कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। राजदादा राष्ट्र भी आपकी बात का स्वागत कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। वही लोग हमारे साथ हैं, बने रहिएगा।
यूं ही चलते रहिएगा। एक सवाल और मेरे मन में आता है कई बार कि प्रकाशन, अच्छे प्रकाशन का कितना बड़ा जी, जी। रोल होता है पुस्तक की प्रकाशन में? कि किसी बहुत बड़े प्रकाशन से अगर आपकी पुस्तक प्रकाशित हुई है या कोई नया-नया प्रकाशक हाँ, है, उसके के ज़रिए आपकी पुस्तक प्रकाशित हुई है, तो आपको कैसा लगता है कि उसका कितना बड़ा रोल है आपकी पुस्तक के नहीं, सक्सेस नहीं में? ये तो ख़ैर है कि बड़े जो प्रकाशक होते हैं उनके सूत्र भी बहुत ज़्यादा फैले होते हैं, उनके जो साधन हैं उनके पास बहुत ज़्यादा हैं और वो उस जी, जी, किताब को बिल्कुल। अ, एक बेहतर तरीके से प्रचारित और प्रसारित कर पाने में समर्थ होते हैं, तो उसका लाभ रचनाकार को भी मिलता है। निश्चित रूप से हाँ, हाँ। नया प्रकाशक इस मामले में थोड़ा-सा कमज़ोर होता है तो वो नुकसान रचनाकार को भी होता है। अभी जी, जी। हालाँकि जो बहुत सारे प्रकाशक ऐसे हो गए हैं कि वो अभी मैंने सुना है कि जैसे मैं नाम ले देता हूँ, डायमंड वाले हैं, है ना? हुँ, हुँ। वो बड़ी हल्की-फुल्की रचनाएँ पैसे लेके छापने लगे हैं। वाणी जी, जी, वाले भी जी। बहुत ऐसा ही करने हुँ, लगे हैं। तो ये हुँ। सारी चीज़ें अब बड़े प्रकाशकों के साथ भी होने लगी हैं कि वो पूरे व्यवसायीकरण पे उतर आए हैं और बड़ा प्रकाशक, बड़ा बैनर रचनाकार के लिए लाभदायक होता है इसमें नहीं है। अभी तो वो क्या है कि अपने स्तर पे भी समीक्षाएँ, चर्चाएँ कराते रहते हुँ, हैं। हुँ, कराते रहते हैं। जी। यही बात मेरी बीच में यही आगे आने वाली बात थी कि आजकल जो कोरोना काल में जिस तरह से कवि, कवित्रियाँ या साहित्यकार उत्पन्न हुए हैं या उगे हैं कहूँगी, तो जी, जो कविता के नाम पे भी कुछ नहीं है, वो उनकी भी बहुत सी पुस्तकें ऐसे ही वही जैसे आपने बात की कि पैसे के साथ जी, जी। प्रकाशित हो जाती हैं, तो उन पुस्तकों का जी, जी, क्या जी। भविष्य है या हमारे साहित्य में उनका क्या रोल है? मैं ऐसा देखिए, मैं समझता हूँ कि साहित्य उससे समृद्ध तो होना नहीं है। अगर आप हुँ, अधकचरा ज्ञान लेकर के, अधकचरी रचनाएँ लेकर के किताबें छपवा मारते हैं, तो उससे हुँ, क्या हुँ। लाभ होना है? ना तो आपको लाभ होना है, बल्कि हो सकता है कि किताब से पहले लोग आपको ठीक-ठाक से जानते हों कि हाँ यार, ये अच्छा कुछ कह लेता है, कभी सुन लिया हो उन्होंने। हुँ, लेकिन किताब के हुँ, रूप में हुँ। जब चीज़ें सामने आती हैं ना, तो किताब क्या है, छपा हुआ अक्षर तो फिर स्थायी हो जाता है ना। हाँ, जी, तो जी। वो परमानेंट हो गया, तो वो आपकी एक इमेज हो सकता है और खराब हो जाए। हाँ, कर इसलिए देगा। अगर किताब छपवानी है, तो बड़ा थोड़ा-सा सोच समझ के, थोड़ा-सा पक जाने दीजिए अपने आप को, अपनी रचना को और तब जी। उसको लेके आइए, तो साहित्य का भी भला हो, आपका भी भला हो, प्रकाशक का भी भला हो, सबका भला हो और पढ़ने वाले का भी भला हो कि उसने अच्छी रचना बिल्कुल। पढ़ी, है ना? तो इस इन्हीं बातों में से बात निकल रही है तो मेरे दिमाग में यही आता है कि पढ़ने का या सुनने का ही वक़्त नहीं है किसी के पास, क्योंकि सभी लिखने वाले या सुनाने वाले ज़्यादा हो गए हैं, तो सुनने और पढ़ने का साहित्य में कितना हुँ। बड़ा योगदान है? नहीं, नहीं, सोनिया जी, मैं देख रहा हूँ कि इधर अ, नई पीढ़ी में शायरी के प्रति, रचनाओं के प्रति एक रुझान दिखाई देता है। बीच में ज़रूर कुछ हुँ, लगा था ठहराव-सा, लेकिन भले ही उसमें कुमार भाई की कुछ भूमिका कह लीजिए, कुछ और हुँ, उनके हुँ, साथ के जो नए रचनाकार आए हैं, उनकी भूमिका कह लीजिए। लेकिन नई पीढ़ी और ये चूँकि कुमार तो क्या है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड जो इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह हैं, तो उनके बीच में जब वो लेके गए हैं कविता, शायरी और कुछ एक हुँ, जगह हुँ, मुझे भी जाने का अवसर मिला है, तो मैं देखता हूँ कि नई पीढ़ी में रुझान लगातार इस ओर रुझान बढ़ रहा है। तो ये हुँ, हमारे लिए और रचनाकारों के लिए और साहित्य के लिए निश्चित ही सुखद है। अच्छा है। बिल्कुल। और अभी नए-नए शायर कुछ निकल के आए हैं मैं देखता हूँ, तो बड़ी अच्छी शायरी कर रहे हैं, बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं। खुद भी कर रहे हैं और लोग उन्हें सुन भी रहे हैं, सराह भी रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने वाक़ई ही आज की यंग जनरेशन में फिर से गज़ल बहुत पहले से है मुझे याद है मेरा जी, भाई मुझसे 15-16 साल छोटा है, उस समय में कॉलेज के समय से ही मतलब उसके गार में तब भी गज़लें चलती थी और आज भी, चाहे कहो जी, कि जी, लोग जी। नहीं सुनना या पढ़ना पसंद करते, लेकिन गज़ल एक ऐसी चीज़ है कि जो वाक़ई ही दिल को छूती है। हाँ, बहुत बिल्कुल, अच्छा लेकिन कहा उसके आपने। लिए हाँ, हाँ, थोड़ा-सा जल्दबाज़ी की ज़रूरत नहीं है। देखिए जी, गज़ल जी, क्या है ना वो तलवार पे वो चलने के जैसा चलने है। के इस एक हाँ, बिल्कुल।
तो वही बात डॉक्टर हाँ हाँ दमयंती हाँ, शर्मा जी कह रही क्योंकि है कि मैं गीत लिखती थी, जब मैं गजल लिखती हूँ तो बहुत फूक फूक कर लिखती हूँ। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तलवार की धार पे चलने जैसा है, क्योंकि गजल बड़ा नाजुक विधा है। इशारों में आपको ऐसी बात कह जानी है कि लगे कि यार क्या हुआ कुछ निश्चित रूप से। गीत क्या है, गीत एक कंटेंट को लेकर के पूरा चलता है ना। तो पाठक के पास, श्रोता के पास समय है कि उसके इर्द गिर्द थोड़ा सा चहलकदमी कर ले अपने मनोमस्तिष्क के साथ। लेकिन गजल क्या है कि एक शेर आया और बड़ी तेजी से इशारों में अपनी बात कह गया। तो वो जो इशारा है वो ऐसा होना चाहिए कि सीधा दिल तक पहुंचे, और दिल तक ये पहुंचे। गजल ही करती है। बिल्कुल। तो चलिए इसी बात पे जैसे हम आप गजल सुनते हैं फिर। तो गजल की बात हो रही है और बहुत खूबसूरत गजलें आप कहते ही हैं, और आपका अंदाज भी बड़ा खूबसूरत है, ये मैं तो जानती ही हूँ। और काफी सुनने वालों ने भी सुन रखा होगा पहले भी। एक बार फिर जी सुनवाते हैं आपको उन जी, सभी से। एक जी डॉक्टर गजल यूं ही जी। हाँ, हाँ, तहत में सुनाता हूँ, फिर बाद में कुछ एक जी। मतलब सुना देंगे तरन्नुम में। अभी एक गजल से बात कहता हूँ कि सांसों से यूं कभी निभाना पड़ता है। मेरे ख्याल से कभी हम्म। सुनाई हो, सुनी हो, कि सांसों से यूं कभी निभाना पड़ता है, सांसों से यूं कभी निभाना पड़ता है, जिंदा होकर भी मर जाना पड़ता है। मन देना पड़ता है, क्या बात है। वाह वाह। सांसों से यूं कभी निभाना पड़ता है, जिंदा हर मन होकर की भी बात। मर जाना पड़ता है। और तेरे मेरे बीच में ऐसी दूरी है, तेरे मेरे बीच में ऐसी दूरी है, मैं तेरा हूं रोज बताना पड़ता है। क्या बात है, क्या बात है। तेरे मेरे बीच में ऐसी दूरी है, मैं तेरा हूं रोज बताना पड़ता है। और रिश्तों में कुछ जान बचाए रखने को, रिश्तों में कुछ जान बचाए रखने को, सच्चा होकर भी झुक जाना पड़ता है, झुक जाना पड़ता सच्चा है, होकर बहुत भी बढ़िया। झुक जाना पड़ता है। और कुछ अलग मिजाज का शेर है कि तुझसे मिलने घर से निकला करता हूँ, तुझसे मिलने घर से निकला करता हूँ, लेकिन रास्ते में मैं खाना पड़ता है, क्या लेकिन बात है। रास्ते में मैं खाना पड़ता है। और कई बार सोनिया जी एक ऐसी जगह फंस जाते हैं, तो फिर ये शेर निकल के आता है कि तेरी बज़्म में आ तो जाता हूँ अंजुम, तेरी बज़्म में आ तो जाता हूँ अंजुम, बहरों को भी शेर सुनाना पड़ता है। बहनों को भी शेर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत तेरी बढ़िया। बज़्म में आ तो जाता हूँ अंजुम, जहां लगता है कि यार दाद मिलनी चाहिए, ये मेरी बिल्कुल दिल से निकली बिल्कुल हुई मैं चीज है और बहुत बड़ी है बिल्कुल। ना। और वहां एक सन्नाटा, मौन, और लोग जाने कहाँ खोए हैं, तो फिर आप मेरे तेरी मोबाइल में बज़्म, खोए हुए महसूस हुए हैं, जो हाँ भी जी है। जी 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 जी, तेरी बज़्म में आ तो जाता हूँ अंजुम, बहरों को भी शेर सुनाना पड़ता है। तो बहुत बढ़िया, ये बहुत है। बढ़िया। हर शेर मुकम्मल और अपने आप में अपनी पूरी कहानी कहता हुआ। राज ताताराज कह रहे हैं क्या ओहो क्या बात है। डॉक्टर दमयंती शर्मा ने बहुत से वाह लिखी हैं। तरुणा पुंडीर जी भी वाह इसी बीच वाह वाह, हमारे साथ सब जुड़ी सब हैं सब और गजल का बहुत अच्छा, स्वागत अरे कर रही है। तरुण, गुरमीत सिंह जी भी हमारे साथ जी जुड़ी जी हैं। जी वाह मैं तेरे हूँ ये रोज बताना पड़ता है, इस मिसरे को उन्होंने कोट किया है। और वेल गजल बिल्केंद्र अरोड़ा जी कह रहे हैं, और बहुत सभी आपके साथ जुड़े हुए हैं, लोगों की तादाद बढ़ जी रही जी, है। सभी और का आप बहुत सभी बहुत अभिनंदन। स्वागत और आभार। अभिनंदन करते हुए एक गजल और सुनते हैं, फिर आगे जी इसको आगे की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर दमयंती शर्मा जी, जी कह रही हैं कि शुक्र है यहाँ कोई बहरा नहीं है। हाँ बिल्कुल, हाँ नहीं ये नहीं, बहुत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहरे क्योंकि लोग इस मंच से ऑनलाइन जुड़ते ही में नहीं। जी यही बात है कि यहाँ लोग अपनी मन से जुड़े हैं, तो जी जबरदस्ती जी किसी जी को बिठाया नहीं गया है, इसीलिए कोई भी बहरा नहीं है। सभी मन से सुन रहे हैं आपकी हर एक बात। जी। ये बहुत बात है। एक गजल में मैंने कुछ मखमली जो है उसको रदीफ की तरह प्रयोग किया है, आप जी। देखिएगा। मुझ पे तेरी नजर मखमली मखमली, मुझ पे तेरी नजर मखमली मखमली, मुझ पे तेरी नजर मखमली मखमली, डाले कैसा सर मखमली मखमली, डाले कैसा सर मखमली मखमली।
कि साथ तेरा मिला इस कदर हम सफर, साथ तेरा मिला इस कदर हम सफर, मेरे शामो सहर मखमली मखमली, क्या बात। मेरे शामो सहर मखमली मखमली। और शेर देखिएगा कि शाम का एक मंजर था यूं खुशनुमा, शाम का एक मंजर था यूं खुशनुमा, शाम का एक मंजर था यूं खुशनुमा, मैं रहा रात भर मखमली क्या बात। मखमली, मैं रहा रात भर मखमली मखमली। और देह जैसे अजंता की मूरत हुई, देह जैसे अजंता की मूरत हुई, देह जैसे अजंता की मूरत हुई, उस पे तेरे अधर मखमली मखमली, उस पे बहुत तेरे खूबसूरत। अधर मखमली मखमली मुली। और शेर देखिएगा कि फुर हुए सारे गम खिल उठे सच में हम, फुर हुए सारे गम खिल उठे सच में हम, खिल उठे सच में हम, फुर हुए सारे गम खिल उठे सच में हम, उस पे आते हुनर मखमली मखमली, उस पे आते हुनर मखमली मखमली। और आखिरी शेर इस गजल क्या का मैं क्या सुनाता बात। हूँ कि इश्क का ही करिश्मा है जाने जहां, इश्क का ही करिश्मा है जाने जहां, इश्क का ही करिश्मा है जाने जहां, मैं इधर तुम उधर वाह वाह वाह। मखमली मखमली, मैं इधर तुम उधर मखमली मखमली, मुझ पे तेरी नजर मखमली मखमली, क्या डाले बात। कैसा असर मखमली मखमली। वाह जी वाह। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बहुत बढ़िया बहुत बहुत। बहुत बहुत दमयंती जी तो चरित अपने लिए तरन्नुम तो बढ़िया पढ़ रहे हैं, बहुत बहुत हाँ, इस बहुत बहुत गजल शुक्रिया, को बहुत बहुत सुनने के शुक्रिया। बाद मैं अपना यही मतला आपको देती हूँ कि कत्ल करके भी जी वो कहते हैं हुआ कुछ भी नहीं, जी कत्ल जी। करके भी वो कहते हैं हुआ कुछ भी नहीं, ऐसी मासूम निगाहों की सजा कुछ भी नहीं। अरे वाह। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रमिला शरद व्यास जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। सोहनलाल शर्मा जी जी ने बहुत से लाजवाब लिखे हैं, आपका बहुत बहुत जी जी, बहुत अभिनंदन। बहुत सभी का बहुत बहुत सागर आभार। वासी में बहुत प्रेमला जी सारे का वाह वाह, शामिल बहुत बहुत हैं। धन्यवाद। जी जी हीरो वधामनी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी जी, बहुत अरे बहुत वाह वाह, स्वागत। हीरो जी बहुत बहुत बढ़िया सूक्तियां कहते बहुत हैं। सुंदर। बहुत, जी बहुत हाँ बहुत सुंदर सुंदर सूक्ति। सूक्तियां लिखते वाकई आपकी सूक्तियों हैं। की सभी पुस्तकें जो भी अब तक आई हैं हमारे पास हैं, आपके पास भी होंगी जी निश्चित जी, रूप से। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल बहुत मेरे अच्छी पास। ये सूक्तियां कहते हैं। आपका इस मंच जी से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं हीरो वधामनी जी। किसी दिन हम जी आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। अद्भुत अनुपम डॉक्टर दमयंती जी शर्मा जी कह रही हैं हर शेर बहुत जी जी जी, धन्यवाद। लाजवाब। बहुत शुक्रिया सोहनलाल शर्मा। आपके एक बात है गजल, गजल का एक शेर जो चौंका देता है किसी को या इशारों में अपनी बात कहता है, 2 पंक्तियों में। जी जी और दूसरी तरफ दोहा, जी जी, वही 2 पंक्तियाँ और दोहे भी आपने बहुत बिल्कुल। से कहे हैं। तो आप किस तरह से जी इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे या दर्शकों को कुछ बताइए कि आपने जब ये दोनों बातें कही होंगी तो कहाँ आपको कैसा क्या लगा? तिलकेंद्र दरअसल अरोड़ा क्या जी का देखिए, एक सवाल है, मैं लेना चाहूंगी अंजुम जी पहले कि आगे ना चला जाए वो।
वो कह रहे हैं कि हाँ, कहाँ हास्य की निर्मलता, व्यंग का आक्रोश और कहाँ गजल का मिजाज, तालमेल कैसे संभव है आपके पास? अब वो तालमेल तो आप देख रहे हैं पुलकित जी कि हाथ से भी मैंने सुनाया आपको, गजल भी मैं सुना ही रहा हूँ, तो अब वो कहीं ना कहीं माँ वाणी की कृपा है, माँ सरस्वती की कृपा है। मैंने गीत भी लिखे हैं और गीत बहुत पसंद किए गए हैं, तमाम गायकों ने गाए भी हैं, गजलें भी मेरी गाई हैं। दोहों पे मेरा दोहा संग्रह है प्रिया तुम्हारा गाँव, उसको जी। मैंने शायद पहले भी कभी बताया हो कि उसको 1,01,000 का नीरज पुरस्कार मिला। उसको अरे वाह! हाँ, परिवार संस्था है कैलकाटा की, बहुत बड़ा परिवार मिलन के नाम से है, तो उसका हुँ, काव्य हुँ। वीणा 51,000 रुपए का उसी दोहा संग्रह को मिला है। उसको अरे वाह! राष्ट्रधर्म गौरव सम्मान 11,000 रुपए है, जो राजधर्म पत्रिका जिसके कभी अटल जी भी संपादक रहे हैं, उसकी ओर से मिला उसी है। दोहा तो संग्रह को। दोहा, जी जी, उसी दोहा संग्रह को तो अरे मतलब वाह! बहुत हाँ, बढ़िया। दोहे भी लोगों ने हाँ पसंद किए हैं। तो यह है कि जो माँ वाणी लिखा दे वही तालमेल बन जाता है। देखिए हम तालमेल बनाने वाले कौन है, तालमेल तो वो बनाते हैं। वो मेरा एक गजल है कि तेरा हर लफ्ज मेरी रूह को छूकर निकलता है, तेरा हर लफ्ज मेरी रूह को छूकर निकलता है, तू पत्थर भी छुए तो बांसुरी का स्वर निकलता है। और कमाई कमाई उम्र भर की और क्या है, बस यही तो है, मैं जिस दिल को भी देखूं वही मेरा घर निकलता है। क्या बात है! और क्या बात है! मैं मंदिर में नहीं जाता, मैं मस्जिद भी नहीं जाता, मगर जिस दर पे झुक जाऊं वो तेरा दर निकलता है। और आहा! जमाना जमाना कोशिशें तो लाख करता है डराने की, तुझे जब अरे! याद करता हूं तो सारा डर निकलता है। क्या और बात है! यहीं रहती हो तुम, यहीं रहती हो तुम, खुशबू हवाओं की बताती है, यहाँ जिस शख्स से मिली है वही शायर निकलता है। क्या बात है! क्या बात है! क्या बात है! तो बहुत बहुत खूबसूरत। लिकेन्द्र अरोड़ा जी कह रहे हैं दोहों ने बहुत संग्रह करा दिया आपके पास पैसों का, मतलब बहुत सारी बधाई दे रहे अरे हैं नहीं नहीं, वो। कहा पिलकेन जी, देखिए एक पत्रिका भी मैं निकालता हूँ और उस जी। पत्रिका में सब ठिकाने लग जाता है। हाँ, वही उसी पत्रिका की हम आगे अब हम बात करने वाले थे। तो हम बात कर रहे थे अभी दोहा और जो हम शेर कहते हैं हम्म, गज़ल के बीच में, तो उसका जो डिफरेंशिएट जो हमारे दर्शक हैं, मैं थोड़ा-सा आपसे जानना चाहूँगी, आप हमें बताएँ। दोहा और गजल देखिए जी, गज़ल का जैसा शेर कि मतलब आप, 2 किस्म में एक बात। हाँ 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 हाँ, वो क्या है कि मैं दोनों को एक ही धरातल पे रखता हूँ। जहाँ एक शेर में बहुत बड़ी बात सब कहे जाते हैं, वहीं ऐसा ही हुँ, दोहा है ना। दोहे में अपनी बात पूरी हो जाती है, एक शेर में पूरी बात हो जाती है। वहाँ गजल क्या है कि कई सारे, एक उसका रदीफ है, काफिया है, उसको लेकर के अलग अलग शेर में अपनी अपनी बात, एक ही कभी कुछ कह दिया, ये कह दिया ना, और ये है। हुँ, हुँ, यहाँ दोहे में क्या है कि आपने कह लिया और मुक्त हो गए, अब हुँ, उस सिलसिले को आगे नहीं बढ़ाना है। एक ही दोहे में आपने हुँ, जो कहना था कह लिया और उसके बाद बात पूरी हुई। और गजल में क्या है कि अलग, एक गजल अलग है, उन उसके मिजाज के अलग अलग, शेर एक ही में कह दीजिए काफी है, ठीक है, तो मतलब कोई लेकिन शेर और दोहे में मैं खास अंतर कोई मानता नहीं, हुँ। दोनों एक ही चीज कहीं ना कहीं है। एक ही चीज़ है कहीं न कहीं। वो एक तो परिवार का, मतलब शेर क्या दोनों है में अगर गजल के लोग परिवार का, नहीं नहीं, मैं बस इतना और कहूँ कि शेर एक गजल के परिवार का सदस्य हो गया, यहाँ जी, दोहा जी, क्या है कि मुक्त है, बस बस इतना सा अंतर है। इतना बाकी सा अंतर है। हाँ, कथन के स्तर पे तो बात दोनों अपनी अपनी तरह से, वो भी संक्षेप में अपनी बात, कम शब्दों में बड़ी बात कह जाता है शेर, और इधर जी, दोहे जी। में भी कम शब्द होते हैं और बड़ी बात कह। गज़ल में जैसे अभी हिंदी गज़ल कहने लगे हैं लोग, या गज़ल को सज़ल कहते हैं, तो हिंदी गज़ल के रूप में मतलब हिंदी के काफ़ी शब्दों का शुद्ध हिंदी में भी गज़लें कही जा रही हैं। जी 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 तो क्या जी जी। ये सज़ल क्या है, जो कई लोग गज़ल को सज़ल कहते हैं किसी एक नाम से, वो सज़ल क्या है? दरअसल क्या है, मेरे पास भी तमाम संग्रह चर्चा के लिए, समीक्षा के लिए आते हैं। नीरज जी ने गीतिका से शुरू किया, उसको जी। गीतिका कह करके, और उसके नाम दिए कुछ। एक जैसे हमारे अलीगढ़ से ही एक मित्र हैं हमारे, रमेश राज, उन्होंने तेवरी कह के, उसमें तेवर है, गुस्सा है, क्रोध अच्छा, है, आक्रोश है, तेवरी तो गज़ल हो तेवरी गई हो वो। गई। फॉर्मेट वही है गजल वाला, ऐसी गीतिका में फॉर्मेट वही था। नीरज जी ने उसके अंतिका और ऐसे करके वो रदीफ काफिया, ये सब अलग अलग नाम दे दिए, लेकिन गजल गजल ही है। देखिए आप हुँ, उसको कितना भी नाम दे दीजिए, अभी भी
जो हिंदी गजल की बात करते हैं तो वो ऊपर हेडिंग में हिंदी गजल नहीं लिखते, वो भी गजल ही लिखते हैं, गजल ही है ना। लिखते हैं। और हिंदी गजल जहां तक कहने की बात है, उसके जो संस्कार है, थोड़ा सा बस संस्कारों का अंतर मुझे लगता है कि जो उर्दू फारसी की गजल है उसका जो क्रियापद हैं और उसकी जो शब्दावली है ना, और थोड़ा सा कंटेंट भी है ना, कंटेंट भी, इन सारी चीजों को लेकर के थोड़ा सा जो पारंपरिक फारसी उर्दू की गजल है वो आज की जो गजल है जिसको के हम जैसे कि हिंदी के गजलकार कह सकते हैं, वो थोड़ा वहां अलग हो जाती है। यहाँ हिंदी गजल के नाम पे बिल्कुल हिंदी नहीं, मतलब तमाम आप बच ही नहीं सकते हैं, मतलब अगर हिंदी केवल हिंदी लेकर, हाँ वो हिंदी का इतना भंडार है कि उसने तमाम भाषाओं के शब्दों को अपने साथ जोड़ा है। तो उन भाषाओं के शब्दों को आप अगर निकाल करके कुछ कहेंगे तो एक मुझे लगता है, हालांकि कहा है, देखिए शिवम अंबर जी ने बहुत अच्छी हिंदी गजलें कही हैं और हमारे बहुत निकटस्थ थे चंद्रसेन विराट जी, उन्होंने बहुत अच्छी हिंदी गजलें कही हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब कोई उद्धरण देना होता है, जहाँ कहीं कुछ बात आती है तो फिर वो कहीं पीछे छूट जाती है हिंदी गजल, उसके शेर सामने नहीं आते। हाँ। तो अगर दोहों में कोई उर्दू शब्द का इस्तेमाल करने लगे? नहीं, होता ही है उर्दू शब्द सहज सरल जो उर्दू, जैसे मैंने दोहे के बहुत संग्रह, अभी देखिए इसी महीने श्वेत वर्णा से मेरे संपादन में आया है दोहे के सिरमौर, ये इसी महीने प्रकाशित हुआ है और इसमें निदा फाजली है जो कि उर्दू के तमाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसमें बेकल उत्साही जी हैं, है ना, जो उर्दू के तमाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, और भी तमाम ऐसे नाम इसमें हैं। अंसार कमरी भाई हैं, इब्राहिम अश्क हैं जो कि फिल्म जगत का बहुत बड़ा नाम भी रहे और मेरे बड़े अच्छे मित्र रहे वो। तो ये सारे लोग जो हैं वो उर्दू अरबी फारसी के, लेकिन जो मीटर है दोहे का 13-11 उसका निर्वाह करते हुए अगर सहज सरल कोई उर्दू फारसी के शब्द आ रहे हैं और जो सब तक पहुंचने वाले हैं, आम बोलचाल के हैं, तो मैं समझता हूँ कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, और वो खूबसूरत भी लगते हैं। प्रमिला शरद व्यास जी कह रहे हैं दोहे और गजल दोनों बिल्कुल अलग अलग विधान है। हाँ वो तो है ही, सर ही बताएंगे कुछ। देखिए मैंने बताया वो गजल बिल्कुल नहीं विधान से, जैसे 13-11 की बात कर रहे थे आप, वो शिल्प और वो सब तो अलग। हाँ शिल्प दोहे का बिल्कुल बंधा हुआ है, 13-11 से आप अलग जा ही नहीं सकते। जबकि गजल के पास तमाम बहरे हैं, गजल के पास तमाम उसका फाइलोन और मुस्तफाइलोन और ये तमाम अरकान और ये सब है, उनके माध्यम से। तो इसमें दुष्यंत जी के बाद हिंदी गजल शायद सूर्यभान गुप्त जी, बिल्कुल सूर्यभान गुप्त जी मुझे बहुत चाहते हैं और अक्सर उनका फोन मैं कम करता हूँ। ये मेरी धृष्टता है या कहीं की क्या है कमी है, वो उनका अब थोड़ा सा बीमार ज्यादा रहने लगे हैं तो थोड़ा बातचीत का संवाद का थोड़ा सिलसिला कम हुआ है, नहीं तो वो अक्सर सूर्यभान गुप्त जी। और निश्चित रूप से इसमें दोहरा नहीं, फिलकेन जी ने जैसा कहा कि दुष्यंत के बाद अच्छी गजल कहने वालों में और उस परंपरा को आगे बढ़ाने में सूर्यभान गुप्त जी, अदम गौडवी, ये कुछ एक नाम है जो बिल्कुल आगे चल करके सामने एकदम आते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और तमाम लोग प्रमिला जी कह रही हैं शिल्प अलग है, बिल्कुल बिल्कुल शिल्प अलग है, उसमें इसमें दो राय नहीं है। शिल्प हाँ शिल्प अलग है, लेकिन वो जो शेर है, शेर अपने आप में स्वतंत्र एक कविता में मानता हूँ। किसी भी गजल का जो एक शेर है वो अपने आप में स्वतंत्र कविता होता है, क्योंकि स्वतंत्र बात कह रहा है। अगर उसको आगे के शेरों से जोड़ते चले जाएं एक ही कथ्य को, एक ही कंटेंट को, तो फिर वो क्या कहते हैं उसके लिए, जिसमें पूरा एक ही कंटेंट को लेके गजल चलती है, उसके लिए एक विशेष नाम कुछ हाँ जी, कहा जाता है, भी कह देते हैं उसको कई बार। और अदरवाइज तो फिर शेर अलग से अलग अपनी बात कहता है। आप लोगों बस सर का कहने का मतलब सिर्फ यही था कि दो पंक्तियों में जैसे एक शेर अपनी पूरी बात कह देता है, वैसे ही दोहा दो पंक्तियों में अपनी पूरी बात कह सकता है। बाकी विधा तो दोनों अलग अलग नहीं,
वो उनका जी, जी, कहने भावना का तिवारी मकसद जी। हाँ, उसे नज़्म कहते हैं, कवि भावना नज़्म तिवारी जी नज़्म। कह रही हैं कि सूर्यभान गुप्त जी निसंदेह हिंदी गजल में उल्लेखनीय नाम। बिल्कुल भावना जी, नमस्कार। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हिंदी गजल में बहुत बड़ा भावना नाम गुप्त जी। जी का है, सूर्यभान गुप्त जी का है। जी, राजपाल यादव राज जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो कह रहे हैं सही व्याख्या की है आपने, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तरुणा पुंडीर जी कह रहे हैं हिंदू उर्दू दोनों बहनें हैं, हिंदी साहित्य में तो प्रेमचंद भी बहुत से उर्दू शब्दों का प्रयोग करते थे। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। जबकि उर्दू सब आगे प्रारंभिक जो तो कहानियां हैं प्रेमचंद की, वो तो उर्दू में ही है। हाँ, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सभी विद्वान और विदुषी लोग हैं, विद्वत लोग हैं जितने भी हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं, और ये बड़ी खुशकिस्मती है कि इस मंच से सुनने वाले और इस जी, मंच पे जो भी लोग आते हैं, वो सभी अपने आप में अपनी एक विशेष जगह रखते पहचान हैं, है। इसीलिए यहाँ जी, जी। अच्छे से बातचीत होती है और उस बातचीत का बिल्कुल, सभी बिल्कुल, लोग बिल्कुल। आनंद बहुत अच्छा लग रहा है। सारे अधिकांश परिचित हस्ताक्षर हर हैं और सभी हर कविता शायरी के बड़े नाम हैं, तो अच्छा लग रहा है सबको देख करके जुड़े और हैं। ये भी हम देख सकते हैं भावना कि तिवारी जी, नमस्कार। नमस्कार। और उनके कमेंट भी ऐसे नहीं है कि वो सिर्फ हाँ, वाह या आह कह रहे हैं, वो अपनी बात को खुलकर अपनी बातों को जी, रख जी, रहे हैं। बिल्कुल, इससे ये भी बिल्कुल, साबित बिल्कुल, होता है कि आप हमारी इस बातचीत को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, उसके लिए हम बिल्कुल। आपके बहुत-बहुत आभारी हैं। प्रमिला शरद व्यास जी सार्थक चर्चा कह रही हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका प्रमिला जी। आपने पॉलीथीन अब नहीं, इस एक जी, नाटक जी, भी लिखे हैं, कुछ कुछ स्क्रिप्ट जी, भी लिखी हैं, तो जी, उनके जी। बारे में भी आप हमें कुछ बताएँ? मेरे नाटक दरअसल क्या है, मैं नाटक से भी बहुत जुड़ा रहा। मैंने जी। करीब 11-12 साल स्ट्रीट प्ले नाटक में मेन रोल अदा किया है, अभिनय करते हुए। तो आदत थी ही आप हाँ, और उसके साथ-साथ फिर वही स्क्रिप्ट लिखने का काम भी किया। कुछ एक मेरे जो प्रारंभिक जो स्क्रिप्ट लिखी हूँ, तो उसमें हम लोगों ने अभिनय किया और वो बहुत अच्छा, लोगों ने उसको सराहा, प्रशंसा की। और वहीं से दरअसल मैं और थोड़ा-सा और पहले चलूँ तो ये 89 के आसपास मैं कासिमपुर पावर हाउस है, तो हमारे यहाँ एक इंजीनियर थे राजेश कुमार, वो आज के समय में नाटक का बहुत बड़ा नाम है, बड़े हस्ताक्षर हैं और कई सारी उनकी नाटक की किताबें आई हैं। तो एक संस्था स्थापित की हमने, वो उसके संस्थापक थे, मैं उसका अध्यक्ष था, और तमाम जो रंगकर्मी थे वो जुड़े। और फिर जी, हमने जी। स्ट्रीट प्ले नाटक लिखना, मतलब सॉरी, नाटक करना शुरू किया। स्क्रिप्ट उस समय राजेश जी लिखा करते थे और उसमें मेरा गीत का और कहीं-कहीं डायलॉग्स का सहयोग रहता था। धीरे-धीरे, अच्छा। धीरे-धीरे फिर उनका ट्रांसफर हो गया, तो उसके बाद फिर मेरे साथ एक हमारे साथी प्रमोद राघव, वो बहुत अच्छे रंगकर्मी, तो वो हम दोनों ने फिर एक नाटक लिखा और वो हमने फिर उसको प्ले किया। अब उसके बाद फिर सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि फिर मैंने स्वतंत्र रूप से नाटक लिखे। अब तो कई सारी, डायमंड से मेरी 2011 में एक किताब आई, यमराज ऑनर, वो पहली नाटक की किताब थी। फिर एनबीटी ने जी। 2 नाटक छापे, एक तो यही जो आपने पॉलीथीन अब नहीं, ये एक छोटी-सी नाटक की पुस्तक है, और एक पढ़ना है कुछ करके एक नाटक उन्होंने छापा। फिर उसके बाद अभी आपके बहुत बड़ा नाम है प्रकाशन के क्षेत्र का, प्रभात प्रकाशन। प्रभात प्रभात प्रकाशन ने ओम, हाँ, ओम फटफटाक के नाम से मेरा एक नाटक संग्रह छापा है। और अभी एकदम ताजा आपको मैं बताऊं कि एक नाटक आया है मेरा, विद्यालयीय रोचक नाटक, जिसका अभी अच्छा। 30 दिसंबर को लखनऊ में उसका लोकार्पण हुआ। और नाटक के लिए ही मुझे इस बार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने 30 दिसंबर जो ये गया है 51,000 अरे का डॉक्टर राम कुमार वर्मा नाटक, बाल नाटक पुरस्कार दिया है। उसके लिए आप मुझे बधाई दे सकती हैं। अरे बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत बधाई आपको और तालियों के साथ, और ये सिलसिला चलता रहे और हम कभी भी ये सिलसिला रुके नहीं। इसके लिए यही कहूँगी कि यार अब तू मेरी ज़ात को ऐसा कमाल दे, जिसकी ज़माना हश्र के दिन तक मिसाल दे। छूनी क्या बात। है आसमां की बुलंदी मुझे खुदा, मेरे परों में जुर्रते परवाज़ डाल दे। तो ये परवाज़ आपके जो पंख हैं भरते रहें और आप यूँ ही आसमान छूते रहें। डॉक्टर दमयंती जी, शर्मा, आपका दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया करती हूँ। आपके हाँ, ये बिल्कुल, शब्द जो बिल्कुल। हैं, ये वाक़ई ही निरंतर मायने आपकी रखते प्रतिक्रियाएं आती रही हैं। जी, जी, हैं। जी। ये पुरस्कार है हम सबके लिए। तो अब मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि बहुत सी गज़लें, गीत जो हैं वो आपके गाए गए हैं। जी, तो जी। कुछ एक विशेष नाम, जैसे मुझे लगता है पंकज उधास जी ने भी शायद आपकी कुछ गज़लें गाई हैं या जी, उनको जी, अपना जी, जी, गज़लें गाई। सुन जी, जी। तो अ, जी। मेरा जैसे
अभी अलीगढ़ शहर का गीत मेरा लिखा हुआ, अलीगढ़ शहर के लिए लिखा, और वो अमित कुमार जी ने गाया है। अमित कुमार जो किशोर कुमार के बेटे हैं, और उसको संगीत दिया, हाँ, जो जिन्होंने बागवान में म्यूजिक दिया है ना, क्या नाम है उनका, आदेश श्रीवास्तव जी, उन्होंने उसमें संगीत दिया, और बहुत वो अलीगढ़ में जगह जगह उसको बजाया जाता रहा। अब थोड़ा सा, हाँ, वो दैनिक जागरण ने उसके बैनर तले तैयार हुआ था और काफी चर्चा में रहा। तो ऐसे ही करके कुछ एक गजलें, कुछ एक एल्बम्स आई हैं जिनमें कि मेरी गजलें हैं, और आपने जैसा बताया कि पंकज उदास जी की, उनके साथ भी कुछ एक गजलें हैं। तो ऐसे करके कुछ न कुछ चलता रहा है सिलसिला। अभी थोड़ा सा गड़बड़ ये रहा, कुछ सितारे नहीं थे, अन्यथा जो ये अभी प्राण प्रतिष्ठा जो कार्यक्रम होने जा रहा है, तो उसके लिए गीत मुझसे तैयार कराए गए पहले, है ना, और उसमें फिर पता नहीं कहाँ कुछ इस तरह का रहा कि वो जो तैयार करा रहे हैं वो फिल्म जगत के बड़ा नाम है, मैं उनका नाम यार नहीं लूंगा, तो फिर कहीं किसी और, हाँ, किसी और ने कुछ टंगड़ी ऐसी मार दी कि वो फिर मामला थोड़ा दिल कर बड़े लोग, बड़ी तो तन्वा पुंडीर जी कह रही है, सर नाटक की पुस्तकों का लिख दीजिएगा, मेरी भी प्रिय विधा है, स्कूल में बच्चों को बहुत नाटक करवाए हैं। बेशक हम आपको ऑलराउंडर साहित्यकार हैं, इतनी विधाओं में लेखन अद्भुत। पिलकिन दरोड़ा जी कह रहे हैं, बेशक पिलकिन दरोड़ा, शुक्रिया, आपके ढेरों शुक्रिया। और शर्मा आर के जी कह रहे हैं कि आपके बारे में काफी कुछ जाना, अभी आपने काफी कुछ जाना है, सब कुछ नहीं जाना, क्योंकि एक एपिसोड में आपके बारे में सब कुछ जानना संभव ही नहीं है। तो हम इसको क्रमशः करके आगे तो आवश्यक रूप से ही बढ़ेंगे। आपने जो स्क्रिप्ट लिखी है वो उस पे भी क्या कभी कुछ फिल्माया गया है या? उस पे कुछ एक, मतलब जैसे बहुत ऊंचे बैनर से नहीं, वैसे फिल्माया गया है, लेकिन किसी ऐसे बैनर से नहीं आया अभी तक जो कि मैं यहाँ बहुत जिक्र कर पाऊँ, है ना। तो जैसे कभी कहीं से आया कि हम आपकी फिल्म, इसको नाटक को थोड़ा सा मंचन और फिल्माना चाहते हैं अपनी तरीके से, तो इस तरह से कई सारे लोगों ने किया है। अभी जैसे अभी 3-4 दिन पहले ही जो आपने नाटक का नाम लिया ना, इसका उर्दू अनुवाद करने के लिए एक मोहतरमा है बनारस की, उन्होंने कहा कि मैं इसका, अभी 4-5 दिन ही हुए हैं कि इसका उर्दू अनुवाद करना चाहती हूँ, मतलब कर दिया है, उसको छपवाना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है, छपवाइए। नहीं, आपकी तो बहुत सी कविताओं, गीतों, गजलों का मुझे लगता है अनुवाद किया गया है, तो वो जी, हाँ, बहुत सारी भाषाओं में, जी, बहुत सारी भाषाओं, मराठी में, बांग्ला में, हाँ, जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए। तो उसके लिए अलग सी पुस्तक भी छपी है या बस एक इक्का दुक्का या बीच में से कोई कविता गीत का हुआ अनुवाद, या पूरी पुस्तक? नहीं, अभी पूरी पुस्तक मेरे ख्याल से अभी नहीं आई है किसी से, हाँ, मेरे सामने नहीं आई है। तो अच्छा, बिना मेरी अनुमति के कोई पूरी पुस्तक छापेगा भी कहाँ? हाँ, नहीं, तो पूरी पुस्तक नहीं आई है, लेकिन रचनाएं बहुत सारी, बहुत जगह अनुवाद होकर के छपी है। तो बहुत बहुत बधाई इसके लिए भी, और भविष्य के लिए भी आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की जा रही हैं हमारे मंच के सभी श्रोताओं की ओर से। तो सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन। बारे में बात करते हैं थोड़ी सी, कि जो पत्रिका अब आपकी निकलती है, आप निकालते आ रहे हैं, हमें उसके बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को भी बताएं। दरअसल क्या है, मैं इसका उठा लूं, एक नई पत्रिका का आवरण आपको दिखाऊं, दिखाइए उसका। तब तक हम, पूजा सिंह जी, खुला मंच है, अपनी रचनाएं भी सुनाए। बेशक हम आपकी 2-3 रचनाएं तो सुन चुके हैं पूजा जी, और फिर से हम आपकी रचनाएं भी सुनेंगे, और एक दिन रचनाएं सुनने के लिए हम 2 या सिर्फ 3 लोगों को बुला के, आपको और आपकी पत्नी को और एक और को साथ लेके हम सिर्फ रचनाओं पे प्रोग्राम करेंगे। उस दिन हम सिर्फ आपकी गजलें या गीत ही सुनेंगे। तो चलिए हम आपकी पत्रिका के बारे में बात करें। ये अभिनव प्रयास का नया अंक आया है अभी। ये पत्रिका, अब तो नीरज जी नहीं रहे, इसके जब से ये पत्रिका अभिनव प्रयास शुरू हुई तो वो इसके सलाहकार संपादक रहे, और तमाम देश के बड़े बड़े लोग इससे जुड़े रहे हैं। अभी नए अंक में मैंने नीरज जी का, चूंकि 4 तारीख को जन्मदिन था, तो उनकी गजलें और उनके
कुछ चित्र ये सारे उनके साथ मेरी बहुत सारी लंबी यात्रा रही है नीरज जी के साथ, तो ये सब उनके साथ के चित्र मेरे साथ इसमें दिए हैं। खैर, तो ये त्रैमासिक पत्रिका है और पत्रिका जहां तक मैं कहूं तो मैंने ये 93 से शुरू की, प्रयास नाम से। प्रयास, हमारे एक मित्र हैं शंकर प्रसाद करगेती, तो वो इंजीनियर थे, तो बोले कि मैं इसका आर्थिक सब संभालूंगा, अंजुम भाई आप पत्रिका शुरू करो। और उस पत्रिका के वो थोड़ा छोटे साइज में निकलती थी। कुछ आवाजें, कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है क्या? नहीं, कोई मैसेज मेरे उसमें आया था फोन में। अच्छा। तो पत्रिका वहां से शुरू हुई। उसके 50 अंक मैंने निकाले प्रयास के। आर्थिक उनका कुछ समय तक चला सिलसिला, फिर वो सारा का सारा मेरे ऊपर ही आ गया। और 50 अंक निकलने के बाद फिर आलोक श्रीवास्तव, जो बहुत बड़ा नाम जानते होंगे आप बिल्कुल, तो आलोक ने कहा कि भैया, आलोक मेरे बड़े निकट रहे हैं, बहुत सारी उनकी इतनी सारी चिट्ठियां और बड़ा खूबसूरत लिखते हैं वो। तो उन्होंने कहा भैया, फोन आया उनका कि आप क्या ये रजिस्टर्ड है? मैंने कहा नहीं, रजिस्टर्ड तो नहीं है। उस समय वो आज तक में प्रोड्यूसर थे, आज तक चैनल पे। तो बोले कि इसको आप ऐसा करो, रजिस्टर्ड करा लो, तो मैं इसका जो क्या है कि आपको फिर आर्थिक समस्या नहीं आने दूंगा, मैं इसके लिए आपको विज्ञापन भरपूर दिलवा, जैसे भी होगा। हाँ, सहयोग में करा था। मैंने कहा चलिए, तो मैंने कोशिश की और लगा, तो फिर प्रयास, अभिनव प्रयास के नाम से नाम मिला और फिर नई सिरे से पत्रिका शुरू की। अब वो पत्रिका शुरू हुई, उधर आलोक भाई थोड़ा सा, मैंने कहा हाँ भैया, उनकी अपनी व्यस्तताएं और वहां से कुछ सहयोग मिला नहीं, कहने का मतलब ये। फिर वो चूंकि अब इस बहाने चलो रजिस्टर्ड हो गई, उसका कलेवर भी बदल गया, तो एक नहीं, कभी कहीं से कुछ सहयोग मिलता है, कुछ अपनी आप से करते कराते। और जैसे कि पिलकेंद्र भाई जी कह रहे हैं कि बहुत संग्रह कर लिया, तो वो सारा संग्रह इसी को हो गया है। तो कुछ ये सिलसिला ऐसे चलता हुआ, और अभी तक मैं आपको बता दूं कि कोरोना काल आया, चाहे मुझे 2018 में डेंगू से मेरी, मतलब समझिए कि आज इंटरव्यू नहीं दे रहा होता मैं, ऐसी स्थिति हो गई थी। हाँ, तो फिर भी, लेकिन एक भी अंक इसका बावजूद इसके मिस नहीं हुआ है, कोई संयुक्तांक नहीं निकला है। कंटिन्यूस, लगातार ये सिलसिला बना हुआ है, पत्रिका ये निरंतर चल रही है। ये भी उस माँ की कृपा है आप पे। मैं ये मानती हूँ कि कोई ना कोई वसीला बनाता है, खुद तो वो नहीं ये सब कुछ कर सकता, तो बहुत खुशकिस्मत है आप, एक वसीला बनाया गया है इतने शुभ कार्य के लिए। और कोशिश रहेगी कि हम किसी तरीके से इसके साथ जुड़े। मैं पिछले भी अंक में मैंने बोला था, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। जी, हाँ, आपकी गजलें भी उसमें रही मैंने। जी, यदि आपकी पुस्तक छपे तो मैं आपके गीत को कुमायूनी में अनुवाद करना चाहूंगी। मैंने श्रद्धेय कुंवर बेचैन जी के गीत ये दुनिया सूखी मिट्टी है तो प्यार के छींटे देता चल का कुमायूनी में अनुवाद किया है। बहुत जी, बिल्कुल। मेरा अभी इसी साल मेरी 5 किताबें आई हैं, जिसमें कि ये 2-3 तो ये मैं दिखा ही रहा हूँ। एक गीत संग्रह आया है, वे सब धागे निकल गए, तो वो जो गीत संग्रह है, मैं चाहूंगा कि उसके बहुत अच्छे गीत आपको लगेंगे, और वो गीत अगर आप अनुवाद करेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। बेशक, बहुत एक अच्छी बात हो गई इसी मंच के माध्यम से हमारे लिए। और भी तो चलिए, गीतों की बात हो रही है तो हम इस कार्यक्रम को समेटें। उससे पहले हम इसके पहले एपिसोड को, क्योंकि मैं ये जरूर आपको बताना चाहूंगी कि आपके साथ हम एक एपिसोड और जरूर करेंगे, क्योंकि अभी आपके सम्मान के बारे में हमने बात नहीं की। अभी आपकी बहुत सी जो आपको महामहिम और पता नहीं कितने सम्मान और क्या क्या है आपके पास, उस सब की बातें अभी हमने नहीं की। तो हम फिर से आपसे बात करेंगे। समय के को देखते हुए चलते चलते हम आपसे एक गीत सुनते हैं। एक जो भी आपका मन हो, हमें खूबसूरत सा गीत सुनाइए और हमारे मैं सुनाता हूँ। बिल्कुल। उसके बाद हम इस कार्यक्रम को समेटेंगे। बिल्कुल डॉक्टर दमयंती शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तरुणा पुंडीर जी, राजनीति हर जगह है। बेशक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बचपन से ही शुरू हो जाती है, स्कूल समय से ही आप देखते और सुनते आए हैं, हम सभी इसका हिस्सा बनते रहे हैं।
पूजा सिंह जी पुस्तक शीर्षक भी कितने रोचक हैं। बिल्कुल, आप इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी लगभग सभी पुस्तकों के शीर्षक बड़े अट्रैक्टिव है। मैंने बहुत से नोट भी किए हुए थे, लेकिन समय पता जी नहीं जी कितनी जल्दी निकल गया कि मैं उनके बारे में बात नहीं कर पाई। तो अगले एपिसोड में हम करेंगे। तो हम सुनते हैं अभी गीत अंजुम जी से। मैं एक गीत आपको सुनाता हूँ, और ये गीत है कि हम कुछ पिछले 1000 साल और बल्कि उससे भी पीछे चले जाएं, तो जो परिवर्तन, जो बदलाव पिछले 1000 साल में नहीं हुए, वो पिछले 25, 30, 35 साल में इतनी तेजी से बदलाव आए हैं। हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, तमाम चीजें सब बदली हैं। हमारी सोच बदल गई, और उसमें बहुत बड़ा हाथ कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मोबाइल और इन सब का भी है, मतलब। तो उस बदलाव के साथ मैं चाहता हूँ कि कुछ चीजों को सहेज लिया जाए, है ना। तो ये गीत मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। स्वागत। कि बचा के रखना रे भैया, बचा के रखना रे। ये गीत एक आह्वान की तरह से मैं प्रस्तुत करता हूँ कि बचा के रखना रे भैया, बचा के रखना रे। जीवन की नित भाग भाग में, नए समय के नए राग में, धरती से संबंध बना के रखना भैया रे। बचा के रखना रे भैया, बचा के रखना रे। पिज्जा बर्गर संग चूल्हे का स्वाद बचा कर रखना, गली की चाची ताई से संवाद बचा कर रखना। अभी है क्या, फ्लैट कल्चर में जो एक मोहल्ला पूरा के बल के जो है ना, एक परिवार की तरह होता था, अभी सब खत्म हो रहा है। कि पिज्जा बर्गर संग चूल्हे का स्वाद बचा कर रखना, गली की चाची ताई से संवाद बचा कर रखना। छूट गया जो पीछे उसकी याद बचा कर रखना, आंसू है ये सुख दुख का अनुवाद बचा कर रखना। आंसू है ये सुख दुख का अनुवाद बचा कर रखना। बाजारों की ताल कराए, बाजारों की ताल कराए ताता थैया रे। बचा के रखना रे भैया, बचा के रखना रे। बचा के रखना रे भैया, बचा के रखना रे। और दूसरा बंद इसका कि अपनेपन की लाज प्रीत की रीत बचा कर रखना, संबंधों की हर हालत में जीत बचा कर रखना। मुश्किल से मिलते हैं सच्चे मीत बचा कर रखना, कठिन समय है लता रफी के गीत बचा कर रखना। कठिन समय है लता रफी के गीत बचा कर रखना। मिलता नहीं सभी कुछ खर्चो, मिलता नहीं सभी कुछ खर्चो खूब रुपया रे। बचा के रखना रे भैया, बचा के रखना रे। बचा के रखना रे भैया, बचा के रखना रे। और छोटे बच्चों से कहता हूँ जो पूरी तरह मोबाइल में खो गए हैं कहीं उनका बचपन, और वो कि ओ संपा और छुपा छुपी के खेल बचा कर रखना, छुक छुक करती बचपन की वो रेल बचा कर रखना। जुम्मन सिद्धू कलुआ सबसे मेल बचा कर रखना, रिश्तों के हित सदा तिलों में तेल बचा कर रखना। रिश्तों के हित सदा तिलों में तेल बचा कर रखना। पार लगाते ये रिश्ते ही पार लगाते जीवन नैया रे। बचा के रखना रे भैया, बचा के रखना रे। बचा के रखना रे भैया, बचा के रखना रे। और दो बंद और हैं कि चातक का मेघों के प्रति मनोहार बचा। सब बदल रहा है, पर्यावरण बदल रहा है अभी, है ना, दीपावली के आसपास। और वो देखिए आप दिल्ली में रहना और सांस लेना मुश्किल हो जाता है कि चातक का मेघों के प्रति मनोहार बचा कर रखना,
पर्वत का नदियों वाला उपहार बचा कर रखना, धुंध धुएं में सांसों का अधिकार बचा कर रखना, ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत न पड़े, कि धुंध धुएं में सांसों का अधिकार बचा कर रखना, हरी भरी धरती का हर सिंगार बचा कर रखना, कहीं न खो दे शीतलता को, कहीं न शीतलता को खो दे ये पुरवैया रे, बचा के रखना रे भैया, बचा के रखना रे। और अंतिम बंद इस गीत का है कि अपनी संस्कृति की यारो पहचान बचा कर रखना, जनगण मन के प्रति अपना अभिमान बचा कर रखना, घर में सदा बुजुर्गों का सम्मान बचा कर रखना, हर हालत में बैरी से ईमान बचा कर रखना, हर हालत में। इस ईमान पे बड़े हमले हैं आज के समय में, इस ईमान को अगर बचा लिया तो इंसानियत बची रहेगी, मानवता बची रहेगी, हम बचे रहेंगे, कि हर हालत में बैरी से ईमान बचा कर रखना, जीवन कहीं न हो जाए ये, जीवन कहीं न हो जाए ये भूल भुलैया रे, बचा के रखना रे भैया, बचा के रखना रे, बचा के रखना। तो ये बचाने का गीत, कुछ बच जाए तो अच्छा है, सारी आपाधापी में भागम भाग में जी। और हम रचनाकारों की, आपकी, सबकी यही कोशिश है कि जो बेहतर है वो बचा रहे। एक रचनाकार की है, एक साहित्यकार की, बिल्कुल है। मुझे लगता है कि जाता है और वो बचा रहेगा, वही अंत तक जाएगा, बाकी सब तो खत्म ही जाना है। अरोड़ा जी कह रहे हैं, नव वर्ष का पहला ही सत्र, अशोक अंजुम जी से रोचक महत्वपूर्ण चर्चा और सोनिया जी के शानदार संचालन से सफल सार्थक चल रहा है, पर ये सत्र में स्थगित हो, समाप्त नहीं। बिल्कुल हम इसे स्थगित ही करेंगे, समाप्त नहीं करेंगे। इसका एपिसोड हम जरूर लाएंगे। डॉक्टर दमयंती शर्मा जी कह रही है, सोनिया जी आप अपने कमेंट भी पढ़ा कीजिए। डॉक्टर दमयंती जी मैं पढ़ तो लेती हूँ पर मैं जोर से नहीं पढ़ सकती उनको, तो अपनी ही तारीफ खुद से पढ़ना थोड़ा सा कई बार ऑकवर्ड सा हो जाता है। निगाहों से मैं उसे पढ़ लेती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो भी शब्द मुझे दिए, मैंने ये तो कहा ही था कि ये शब्द ही, आप लोगों के ये शब्द ही हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान होते हैं। ये तो आप भी मानते हैं कि 51,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख जितने भी हमें मिल जाएं, उन सबसे बड़े सम्मान आपकी तालियां और आपके शब्द। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बात आप तक पहुंच रही है, आपके मन तक पहुंच रही है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ा पुरस्कार है। जी बेशक। सुरेंद्र श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी हम स्वागत करते हैं। जी, तो हम आज के लिए आपसे विदा लेते हैं अशोक जी, कि सवालों के मुसलसल कारवां हैं, जवाबों के मगर कुछ ही निशान है आपकी तरफ से, कि तुम्हें मालूम है मेरे हरीफों, मेरे ख्वाबों के कितने आसमान। तो अभी तो आपके ख्वाबों के बहुत से आसमां हैं और ये आपके हरीफों को सबको पता होना चाहिए, और जल्दी ही वो आसमान आप छुएंगे। एक संदेश जाते जाते आप जो भी देना चाहें, फिर मिलेंगे। मैं अपनी गजल का मतलब और एक शेर से अपनी बात यहाँ करूंगा खत्म। बहुत अच्छा लगा कि जिंदगी से वास्ता जिंदा रहे, जिंदगी से वास्ता जिंदा रहे, हम जिए जब तक हमारा हौसला जिंदा रहे, और मेरी कविता, मेरे दोहे, गीत मेरे और गजल, मैं रहूं या ना रहूं मेरा कहा जिंदा रहे। हर रचनाकार की यही ख्वाहिश होती है, और ऊपर वाणी। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार, शुभ। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत सभी का बहुत बहुत आभार। सभी ने जो सार्थक टिप्पणियां की हैं, निश्चित रूप से मैं सबका आभारी हूँ। सबने मन से सुना है और बड़ी ही महत्वपूर्ण टिप्पणियां देखने को मिली हैं, तो वो निश्चित रूप से नई ऊर्जा देंगी, कुछ नया कहने की ओर अग्रसर करेंगी। और सोनिया जी, आपके संचालन का तो फिर जवाब नहीं है, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार, आपने याद किया उसके लिए। और रश्मि जी जिनसे के संवाद हुआ, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बेशक रश्मि जी बसे पर्दा जो भी हमारे लिए कर रही हैं, वो भी एक बड़ी बात है, वो है तो हम सब यहाँ बातचीत कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि जी। देवशील मेमोरियल पेज के लिए ढेरों शुभकामनाएं। देवशील मेमोरियल जी, जय हिंद, जय भारत। जय जय, नमस्कार।